गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पार्ट नंबर 4 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम इसे सामग्री देखते हैं जो कि हम इस वीडियो में इस पार्ट से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है उसे हम देखेंगे। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे हम कि दैनिक जीवन में उपचयन अपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव होते हैं और जंग से कैसे बचा जा सकता है, जंग से को कैसे रोका जा सकता है, इनके उपाय हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया से। समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। विज्ञान में जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो वहाँ पे दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों तरीके के परिवर्तनों को समझते हैं। एक परिवर्तन जिसमें भिन्न संरचना एवं भिन्न गुणधर्मों वाला एक नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें अलग संरचना और अलग गुणधर्मों वाला जब एक कोई नया पदार्थ बनता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। जबकि दूसरी ओर भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन क्या होता है उस पदार्थ के भौतिक गुण जो होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे हम समझते हैं कि अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको, जैसे ईंधन का जलना और दूध का दही में बदलना, ये सब है रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि हम इस परिवर्तन में अब हमने दूध से दही बना लिया लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते, तो इसमें हमने देखा कि एक नया पदार्थ बना है और ऐसे जो परिवर्तन होते हैं इनको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जबकि बर्फ का पिघलना, और जब पानी से ही बर्फ बनती है और बर्फ पिघल के क्या हो जाता है, पानी बन जाती है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ऐसा परिवर्तन जो होता है इन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना आदि भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को किसी भौतिक विधि द्वारा बदला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक विधि के द्वारा उल्टा किया जा सकता है, यानी उन्हें बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि वह उत्क्रमणीय होते हैं। जबकि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है जो कि अनुत्क्रमणीय होती है, यानी उन्हें हम किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते। रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ अभिलक्षण होते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। ये लक्षण है अवस्था में परिवर्तन, रंग में बदलाव, किसी गैस का बनना या फिर तापमान में बदलाव। अगर ये सब कुछ ये लक्षण होते हैं तब हम कहते हैं कि एक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में किसी भी अभिक्रियाओं को सरल चिन्हों द्वारा दिखाया जाता है। रासायनिक समीकरण की सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना और समझना आसान हो जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य में लिखना बहुत ज्यादा जटिल होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरीके से लिखा जाता है कि उसके कारकों के चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए एक सरल तरीके से लिखा जाए, तब हम कहते हैं कि वो एक रासायनिक समीकरण है। इस प्रक्रिया को हम एक रासायनिक समीकरण कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके कारकों के चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है। अब एक रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है इसे हम देखते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को वर्ड इक्वेशन की तरह लिखा जा सकता है या फिर विभिन्न पदार्थों के सूत्रों की सहायता से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं जिसमें एक ऐसी अभिक्रिया को दिखाया गया है, जैसे मैग्नीशियम के फीते को जब हवा में जलाया जाता है तो
ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और जो उत्पाद हमें मिलता है वो मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारकों को तीर की बाईं ओर लिखा जाता है जबकि उत्पादों को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। अगर एक से अधिक पदार्थ है तो उस केस में क्या होता है, दो पदार्थों के बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है, जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं अभिक्रिया में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तीर की दिशा उत्पाद की दिशा में होती है और ये अभिक्रिया की दिशा को बताती है। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ड इक्वेशन लिखने और समझने में आसान लगती हो लेकिन इसमें स्पेलिंग की गलतियां होने की संभावना रहती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो शब्द समीकरण यानी वर्ड इक्वेशंस होते हैं ये बहुत ज्यादा लंबे भी हो सकते हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए समीकरण लिखने के लिए सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सूत्रों की सहायता से ऊपर वाले समीकरण को लिखे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है 2Mg प्लस O2। Mg ये सूत्र होता है मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का सूत्र O2। तो जो अभिक्रिया है उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2Mg प्लस O2 और जो उत्पाद मिलेगा दैट इज 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। संतुलित समीकरण, एक समीकरण को कब हम कहेंगे कि वो एक संतुलित समीकरण है, जब हर तत्व यानी एलिमेंट के परमाणु की संख्या तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर समान होती है। जब उत्पाद की तरफ और अभिकारकों की तरफ अधिक तत्व के परमाणु की संख्या यानी तीर के बाईं ओर और दाईं ओर वो समान होती है तो समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। एक संतुलित समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश यानी संहार किया जा सकता है। आइए अब हम समझते हैं कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक और रासायनिक समीकरण का उदाहरण लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और जो उत्पाद हमें मिला वो मिला जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। इस समीकरण में तीर के दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या एक इस टेबल में दिखाई गई है। तो हम देखते हैं यहाँ पे LHS यानी तीर के बाईं ओर और RHS यानी तीर के दाहिने ओर परमाणु संख्या। तो हम सबसे पहले जिंक की बात करते हैं, तो यहाँ पे जिंक का बाईं ओर कितना परमाणु है, एक है, और दाईं ओर वहां पे भी एक है। ठीक उसी तरह हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो बाईं ओर परमाणु की संख्या 2 है और दाहिनी ओर भी परमाणु की संख्या 2 है। ठीक उसी प्रकार सल्फर, या बाईं ओर परमाणु की संख्या 1 है और दाहिनी ओर भी परमाणु की संख्या 1 है। ऑक्सीजन बाईं ओर भी परमाणु की संख्या 4 है और दाहिनी ओर भी परमाणु की संख्या 4 है। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें बाईं ओर तथा दाईं ओर दोनों ओर तत्व की परमाणु की संख्या अगर समान है तब हम कहेंगे कि वो रासायनिक समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस समीकरण में LHS और RHS यानी बाईं ओर तथा दाहिनी ओर में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने के समीकरण को देखते हैं कि वह संतुलित है या नहीं। सबसे पहले LHS और RHS में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या गिनती करते हैं। हम एक नॉर्मल लेके चलते, जैसे हमने वर्ड इक्वेशन को देख करके मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और हमें उत्पाद मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg प्लस O2 और उत्पाद मिला MgO। अब हम बाईं ओर तथा दाईं ओर परमाणु की संख्या देखते हैं। तो मैग्नीशियम की अगर हम देखें तो बाईं ओर 1 है और दाहिनी ओर वहां पे भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो बाईं ओर 2 है और दाहिनी ओर 1 है, यानी कि ऑक्सीजन की दोनों ओर परमाणु की संख्या समान नहीं है। तो ये साफ है कि मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या तीर के दोनों तरफ एक समान है, मतलब बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अलग अलग है।
इसलिए ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता। अब हम इसे संतुलित कैसे करें? तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दाहिनी ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड के पहले हम इसे 2 लिखेंगे, यानी उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जो अभिक्रिया होगी वो हो जाएगी Mg प्लस O2 और उत्पाद हमें मिला 2MgO। अब हम इस समीकरण में तीर के दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को एक इस टेबल में देख सकते हैं। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो अब बाईं ओर परमाणु की संख्या हो गई 1 और दाहिनी ओर हो गई परमाणु की संख्या 2। ऑक्सीजन के केस में बाईं ओर परमाणु की संख्या 2 है और दाहिनी ओर परमाणु की संख्या भी 2 है। इसका मतलब यह है कि अब ऑक्सीजन की तीर के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर हो गई, लेकिन मैग्नीशियम की दोनों ओर की संख्या बराबर नहीं है। अब मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए बाईं ओर मैग्नीशियम के पहले 2 लिखें, तो अब अभिक्रिया हो जाएगी 2Mg प्लस O2 और उत्पाद में मिलेगा 2MgO। अब इस समीकरण में तीर के दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या को सामने दिए गए टेबल में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं, तो मैग्नीशियम के बाईं ओर कितने परमाणु है? 2 है, और दाहिनी ओर भी कितने परमाणु है? 2 है। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन में बाईं ओर परमाणु संख्या भी 2 है और दाईं ओर भी परमाणु संख्या 2 है। तो हम देख रहे हैं कि इस समीकरण में दोनों ही तत्व मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बाईं ओर तथा दाईं ओर परमाणु की संख्या बराबर है। तो ऐसे समीकरण को, अब ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया, और ऐसे समीकरण को हम एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो अब इस समीकरण में LHS और RHS में विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या बराबर है, इसलिए ये एक संतुलित समीकरण है, और इस संतुलित समीकरण को निम्नलिखित तरीके से लिखा जा सकता है 2Mg प्लस O2 और उत्पाद में मिला 2MgO। अब हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया इस जैसे नाम से ही क्लियर होता है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम सबसे पहले कोयले का दहन लिखते हैं, कोयले यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन और हमें प्रोडक्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। तो एक ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया देख सकते हैं 2Mg प्लस O2 और हमें उत्पाद में मिला 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जैसे नाम से ही क्लियर होता है, ऊष्माक्षेपी यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो, ऊर्जा निकलती हो। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस यानी मीथेन। अब मीथेन प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊष्मा। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों का टूटना 3 प्रकार से होता है। पहला या तो ऊष्मा के द्वारा, दूसरा विद्युत के द्वारा, तीसरा सूर्य के प्रकाश के द्वारा। आइए हम इन सभी प्रकार इनके बारे में विस्तार से अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा के द्वारा वियोजन को पढ़ते हैं। जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा, प्रोडक्ट में हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा विद्युत वियोजन, विद्युत धारा द्वारा किया गया वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे पानी का 2H2O, पानी प्लस विद्युत, प्रोडक्ट में हमें मिला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तीसरा प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण के लिए
सिल्वर क्लोराइड, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका वियोजन हो रहा है और प्रोडक्ट में हमें सिल्वर प्लस क्लोरीन मिलता है। इस अभिक्रिया का उपयोग साम स्वेज यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जैसे नाम से क्लियर है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़े। तो जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा, प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उत्पादकों को तोड़ने, अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब अलग कर देता है। उदाहरण के लिए जिंक, यहाँ पे हम एक उदाहरण लेके चल रहे जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया का। जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में। तो उदाहरण के लिए जिंक कॉपर सल्फेट के मिश्रण में से कॉपर को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है और जिंक सल्फेट बनाता है, जैसा कि हम अभी इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो पहले सल्फेट कॉपर के साथ था, अब उत्पाद में वो क्या हो गया, जिंक के साथ हो गया। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, ऐसे अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, मतलब यहाँ पे आयन्स का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान से होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में डालते हैं तो एक सफेद पदार्थ बनता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। यह अवक्षेप होता है बेरियम सल्फेट का। तो बेरियम सल्फेट का जो ये सफेद अवक्षेप है, ये बेरियम Ba2+ और सल्फेट आयन यानी SO4 नेगेटिव के आयनों की क्रिया करने से बनता है, जबकि दूसरा उत्पाद जो हम देख रहे हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, ये विलयन में ही रहता है। तो हम अभिक्रिया को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, उत्पाद में हमें मिला बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयनों का आदान प्रदान हुआ, पहले सल्फेट सोडियम के साथ था और फिर बाद में वो सल्फेट बेरियम के साथ आ गया। ठीक उसी तरह ये क्लोराइड जो होता है वो पहले बेरियम के साथ था और अभिक्रिया के बाद वो सोडियम के साथ चला गया। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अपचयन के लिए हम सबसे पहले उपचयन और अपचयन को पढ़ेंगे। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का नाश हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट हमें मिला कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन जुड़ जाए उसे हम उपचयन कहते हैं। जबकि इसके विपरीत अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो इसमें ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में हमें कॉपर मिला प्लस पानी, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया और प्रोडक्ट में हमें कॉपर मिला खाली, तो ये अपचयन अपचयन हट गया। और जब एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ही हो रहा हो, उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो जब उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया यानी उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में हमें मिला कॉपर प्लस पानी, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया और हमें कॉपर मिला, तो ये हो गया अपचयन। ठीक उसी तरह हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और मिल गया पानी, तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो ये अभिक्रिया कैसे होगी, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाई जाएगी। अब दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे।
सबसे पहले एक संचालन। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, जल, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत जो होती है वो कमजोर हो जाती है, तो उसे संक्षारण कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं लोहे पर एक भूरे रंग की परत लग जाती है जिसे हम जंग बोलते हैं, तो लोहे पर जंग लगना। चांदी पर काले रंग की परत बन जाती है, तांबे पर हरे कलर की परत बन जाती है, तो ये सब क्या है, संचारण है। तो जब किसी धातु आर्द्रता, वायु, जल या अम्ल के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपर की परत कमजोर हो जाती है, इसे ही संचारण कहा जाता है। दूसरा जो हम प्रभाव देखते हैं वो है विकृत गंधिता। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। जब हम देखते हैं कि जो फेट वाला या तेल एक खाद्य पदार्थ होता है, कुछ समय बाद उसमें एक अलग ही तरीके की महक सी आने लगती है, तो क्या होता है कि वायु के संपर्क में आने पर वो उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है और वह खराब हो जाती है, तो उसे विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता से बचने के लिए खाद्य पैकेटों में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में संचारण के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें एक एग्जांपल देखा था, जो लोहे पे जंग लगता है वो भी क्या है, संचारण है। अब लोहे पे लगे जंग को या किसी धातु पे लगे जंग को कैसे रोका जा सकता है, उसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये हम देखेंगे। धातु विशेषकर लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले धातु के ऊपर सुरक्षात्मक पेंट की परत चढ़ाकर, धातु की जो भी चीजें होती है उसके ऊपर हम पेंट की परत चढ़ा सकते हैं, उससे जंग से बचाया जा सकता है। दूसरा, धातु की एक दूसरी अधिक क्रियाशील धातु जिसका बहुत आसानी से ऑक्सीकरण हो जाए उसके साथ उसे जोड़कर या उसकी परत चढ़ाकर भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। जैसे हम लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं, तो ये जो लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण यानी यसदलेपन कहा जाता है। तीसरा जो तरीका है लोहे को जंग से बचाने का वो ये कि लोहे के ऊपर एक कम ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की धातु की पतली परत चढ़ाकर। ये परत क्या करती है कि नमी व ऑक्सीजन, हम सभी जानते हैं कि जंग लगने के दो कारण होते हैं। नमी की धातु जब नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तब उसमें जंग लगता है। ये परत क्या करती है, नमी और ऑक्सीजन जिसके कारण ये जंग लगता है उसको लोहे के संपर्क में आने से दूर रखती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम धातु को संक्षारण यानी जंग से रोक सकते हैं। थैंक यू।